फ्रेंड, आज है संडे और आज आती है महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें ये वीडियो है करंट अफेयर्स के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप भी यूपीएससी बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको कमी हो रही है स्ट्रैटेजी में, स्टडी को आप समझ नहीं पा रहे हैं या आप अपने सिलेबस के हिसाब से नहीं प्रिपरेशन कर पा रहे हैं, तो फिर आपके पास नोट्स परफेक्ट बनने की संभावना ही नहीं है। अगर ऐसी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कॉल करें और जुड़ जाए हमसे। हम करेंगे आपके प्रैक्टिस को बेहतर और आपके प्रिपरेशन को सक्सेस में कन्वर्ट करने का प्रयास। जैसा कि आपको हमने बताया कि यहाँ पर जो प्रश्न है तकरीबन 200, ये सभी वन लाइनर फॉर्मेट में ही आपको देखने को मिलेगा। ये सभी चुनिंदे प्रश्न है। वीडियो को देखिए, आपको अंदाजा खुद ब खुद लग जाएगा कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर नहीं। अच्छा, एक बात यहाँ पर यह भी है कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के बहुत सारे प्रश्न बने हैं जो ऑलरेडी हमने आपको डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में बताया है। लेकिन इस वीडियो में जो प्रश्नों का संग्रह है सिर्फ और सिर्फ चुनिंदे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखती है। वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमने विस्तार से आपको जानकारी दिया है, हालांकि ये वन लाइनर फॉर्मेट में है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है कि फरवरी 2023 में फागू चौहान के स्थान पर बिहार के 41वें राज्यपाल कौन नियुक्त हुए थे। तो फागू चौहान जो थे वे बिहार के 40वें राज्यपाल थे। ठीक है, और उनके स्थान पर 41वें राज्यपाल नियुक्त हुए राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अच्छा, एक बात यहाँ पर यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर कहाँ के रहने वाले थे या रहने वाले हैं, तो गोवा के रहने वाले हैं। और किसी राज्य में जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होते हैं, ये भी जानकारी ध्यान रखिए। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 2023 में मनाए गए 111वें बिहार दिवस की थीम क्या रखी गई थी। तो 111वां बिहार दिवस जो 22 मार्च 2023 को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस, क्योंकि इसी दिन 22 मार्च को 1912 में पश्चिम बंगाल से अलग होकर अपना बिहार भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो इसी दिन को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। और अभी हाल ही में 22 मार्च 2023 को जो मनाया गया, इसका थीम क्या था। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, ये इसका 111वां स्थापना दिवस था। इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। हालांकि इससे पिछला वाला जो था 2011 नहीं बल्कि 2022 में जो मनाया गया 110वां बिहार स्थापना दिवस, उसका थीम था जल जीवन हरियाली। ये भी बात आपको ध्यान होगा। उसके बाद यहाँ पर हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि बिहार सरकार के या फिर बिहार सरकार में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल कितने रुपए का बजट पेश किया है। तो 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी बिहार बजट 2023-24 जो इतना है 2,61,885 करोड़, तो इसमें किस विभाग के लिए सर्वाधिक राशि का आवंटन किया गया। तो शिक्षा विभाग के लिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इतनी राशि में से 40,450.91 करोड़ जो राशि है, इसका प्रावधान शिक्षा विभाग के लिए किया गया, या फिर कह सकते हैं इसका आवंटन जो है ये शिक्षा विभाग के लिए किया गया। ठीक है, आवंटन इसका किया गया है। नेक्स्ट अब चलते हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के 44वें व नए चीफ जस्टिस किन्हें नियुक्त किया गया। तो कृष्णन विनोद चंद्रन अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, 44वें चीफ जस्टिस हैं। और वे इससे पहले केरल हाईकोर्ट के जज थे। और आपको एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि उन्होंने यानी कृष्णन विनोद चंद्रन ने संजय करोल का स्थान लिया है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है कि मार्च 2023 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। तो बिहार राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को मार्च 2023 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है कि बिहार के गया में फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम और किस योजना को मार्च 2023 में राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। तो बिहार को ये दो योजना के लिए, एक तो गयाजी पर बन रहे डैम यानी कि गयाजी डैम, और इसके अतिरिक्त गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए इस प्रकार का पुरस्कार यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। अगला आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि से बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू है। तो 1 अप्रैल 2023 से बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू है। अच्छा, यहाँ पर ये सारे प्रश्नों के बारे में ऑलरेडी विस्तार पूर्वक जानकारी, थोड़ी बहुत नहीं बल्कि विस्तार पूर्वक जानकारी हमने आपको डेली करंट अफेयर्स वाले क्लास में दिया है, जो कि चैनल पर प्रत्येक दिन 6 बजे अपलोड होती है। आप उसको जरूर फॉलो कीजिएगा अगर आप बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये नवा प्रश्न है कि किन्हें हाल ही में बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो बबीता कुमारी जो कि मुजफ्फरपुर की रहने वाले हैं, इन्हें बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी का
75वां स्थापना दिवस 1 अप्रैल 2023 को मनाया गया है। प्रश्न पूछा गया कि बताएं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो बीपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1949 को। अच्छा, अभी इसका जो कार्यालय है अर्थात इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, तो ये पटना में है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये रांची में स्थापित था। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि बिहार फाउंडेशन द्वारा किस देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया। ऐसे तो अभी हमने आपको जानकारी दी कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, लेकिन बिहार फाउंडेशन के द्वारा 3 अप्रैल 2023 को ये जापान में मनाया गया था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, हमने जो जानकारी आपको दिया कि बीपीएससी का जो कार्यालय था स्थापना दिवस में ये रांची में स्थापित था। दरअसल आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी बीपीएससी की, तो उस समय झारखंड और बिहार एक सम्मिलित क्षेत्र था। तो ये भी आपको यहाँ से समझना है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि इस वर्ष 2023 में बिहार के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग दिया गया है। तो मरचा चावल, जो कि चनपटिया प्रखंड पश्चिमी चंपारण से संबंधित है, यानी कि ये प्रखंड जो है इसका मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। ऐसे तो पश्चिमी चंपारण के 6 डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि 6 प्रखंडों में इसका मुख्य रूप से उत्पादन होता है। उन्हीं 6 प्रखंड में से एक है चनपटिया प्रखंड, जिसको लेकर अभी हाल ही में मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, किसी वस्तु को जो जीआई टैग मिलता है या फिर किसी उत्पाद को जो जीआई टैग मिलता है, तो वो 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। और जीआई टैग रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो चेन्नई तमिलनाडु में है। अच्छा, इसके अतिरिक्त और भी कई सारी जानकारी हमने आपको दिया है, वो भी आपको ध्यान होगा। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 13वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में जहरीली व नकली शराब की पहचान के लिए बिहार सरकार ने कहा रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया है। तो बिहार सरकार की जो घोषणा हुई है, इस घोषणा के आधार पर बिहार के सहरसा जिले में नकली शराब व जहरीली शराब की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोला जाएगा। तो राइट आंसर होगा सहरसा जिला। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किन्हें हाल ही में पटना हाईकोर्ट में पुनः अपना सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। तो कृष्ण नंदन सिंह को। अच्छा, यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट के जो 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है कृष्णन विनोद चंद्रन, लेकिन अभी हाल ही में जो अपना पटना हाईकोर्ट में पुनः सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, इनका नाम है कृष्ण नंदन सिंह। तो यहाँ पर कंफ्यूजन का शिकार आप हो सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान से याद रखिएगा। अच्छा, पटना हाईकोर्ट की बात हुई तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। या फिर अगर प्रश्न इस प्रकार से भी आपसे पूछे कि पटना हाईकोर्ट ने अपना कार्य किस तिथि से प्रारंभ किया था, तो 3 फरवरी 1916 से। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है कि 5 जुलाई 2023 को लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। बताएं कि उन्होंने, या फिर यहाँ पे देखिए उन्हें होगा, उन्होंने नहीं बल्कि यहाँ पे होगा उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर होगा जन सेवा के लिए उन्हें वर्ष 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला तो है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। अच्छा, पद्मश्री की यहाँ पर बात हुई तो इस वर्ष 3 बिहारी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ये जानकारी हमने आपको दिया है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारा 16 नंबर प्रश्न है कि नवीनतम घोषणा के आधार पर 114.97 करोड़ रुपए की लागत से सिमरिया धाम या फिर सिमरिया रिवर फ्रंट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पूछा गया कि यह किस जिले में अवस्थित है, तो ये बिहार के बेगूसराय जिले में अवस्थित है। अच्छा, यहाँ पर बेगूसराय की बात हुई तो एक जानकारी आपको दे दूं कि बेगूसराय को लेकर अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, दरअसल निर्यात को लेकर एक रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया कि ओवरऑल भारत में बिहार जो है, अपना बिहार निर्यात के मामले में 22वें स्थान पर है, और बिहार के जो 38 जिले हैं और इन 38 जिलों में निर्यात में सबसे आगे है बेगूसराय। अच्छा, एक डाटा यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत में या फिर भारत से अभी जितनी भी निर्यात होती है उनमें बिहार की जो भागीदारी है वो 0.52% है। ये बिहार की भागीदारी है या फिर कह सकते हैं हिस्सेदारी है निर्यात में। अच्छा, इसके बारे में भी प्रश्न यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 17 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा हाल ही में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा किया गया, और प्रश्न पूछा गया कि बताएं कि बिहार को किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से तीसरा पुरस्कार दिया गया है, यानी कि थर्ड जो अवार्ड मिला है ये किस राज्य के साथ बिहार को तीसरा पुरस्कार मिला है संयुक्त तौर पर। यहाँ पे देखिए एक शब्द का प्रयोग किया गया संयुक्त रूप से। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि इस चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत राज्य श्रेणी में जो पहला पुरस्कार मिला है वो मध्य प्रदेश को मिला है, और राज्य श्रेणी में दूसरा पुरस्कार मिला है उड़ीसा को।
हालांकि बिहार और जो आंध्र प्रदेश को मिला ये तीसरा पुरस्कार मिला संयुक्त तौर पर। तो ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला होगा 18 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि मई 2023 में बिहार सरकार ने कितने घन मीटर से ऊपर भूजल के इस्तेमाल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अर्थात एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया है। तो 20 घन मीटर ऊपर के यानी कि इससे ऊपर के भूजल के इस्तेमाल पर इस प्रकार का एनओसी लेना अनिवार्य किया है बिहार सरकार ने, और ये घोषणा हुई थी मई 2023 में। अगला 19 नंबर प्रश्न है कि मई 2023 में भारत का कौन सा नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम बना था? तो पटना नगर निगम। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने यानी कि एनजीटी ने अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार में बहने वाली किस नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने और इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश बिहार सरकार को दिया था या फिर दिया है? तो सोन नदी को लेकर यह निर्देश बिहार सरकार को दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है कि मई 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी आबादी पर एक बैंक है? तो मई 2023 में जो रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार में 16,000 आबादी पर यानी कि प्रत्येक 16,000 आबादी पर एक बैंक है या फिर बैंक का एक ब्रांच है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बात करें तो प्रत्येक 11,000 आबादी पर यह बैंक अर्थात बैंक का ब्रांच है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा प्रश्न है 22 नंबर कि मई 2022 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार मौजूदा समय में बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत सक्रिय इंटरनेट यूजर है, अर्थात कितना परसेंट एक्टिव इंटरनेट यूजर है बिहार में? जो रिपोर्ट आई थी मई 2023 में इंटरनेट इन इंडिया नामक इस रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो इसमें 32% एक्टिव यूजर है बिहार में। सबसे अधिक है गोवा में 70%। ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर के मई 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है? तो इस रिपोर्ट के आधार पर देश भर में दूसरे स्थान पर है अपना बिहार। हालांकि पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है राजस्थान, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलेंगे, हमारा नेक्स्ट होगा 24 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट पद पर तैनात बिहार के विक्की पांडे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे आगे लिखा गया कि बताएं कि वे बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं? तो बिहार के जमुई जिले के रहने वाले हैं जिनका नाम है विक्की पांडे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो बिहार के जमुई के रहने वाले हैं। अच्छा, जमुई को लेकर कुछ जानकारी हमने आपको दिया था कि जमुई में ही अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार ने पुष्टि की कि पूरे भारत का 40% स्वर्ण यहाँ पर जमुई में मौजूद है या फिर यहीं पर यह मिला है। और जमुई में ही पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया था 2021 में। ये इसका पहला संस्करण था। नागिनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में इसका उद्घाटन किया गया था या फिर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है कि राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद हाल ही में बिहार के वारसलीगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में अडानी ग्रुप द्वारा सीमेंट फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा। बताएं कि यह किस जिले में अवस्थित है जहां पर यह अडानी ग्रुप द्वारा सीमेंट फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार के नवादा जिले में। अच्छा, नवादा जिले की यहाँ पर बात आई है तो ईशान किशन जो कि बिहार की क्रिकेटर है और कम समय में इन्होंने बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पाई है, तो ध्यान रखिएगा। मूल रूप से यानी कि जो इनका पैतृक गांव है वो नवादा है। कई जगहों पर आपको पटना दिखेगा लेकिन वास्तव में इनका जो पैतृक गांव है वो है नवादा। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीक को अपनाने की दिशा में मई 2023 में जल संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? तो बेफिक्र नामक एक ऐप लॉन्च किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। 27 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में हाल ही में सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो पटना जिले में सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया और पटना जिले के मनेर शरीफ में इसका आयोजन किया गया था अभी हाल ही में 2023 में। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है कि किनके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का हाल ही में विमोचन किया गया? तो इनका नाम है अभय कुमार, निक नेम है अभय के, जो कि नालंदा बिहार के रहने वाले हैं। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया नालंदा, जिसका विमोचन अभी हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर हमारा है। ये प्रश्न यहाँ पर है कि किस तिथि को पटना के बाद दरभंगा में बिहार का दूसरा अत्याधुनिक तारामंडल आम लोगों के लिए खोल दिया गया? तो मूल रूप से जनता के लिए जो खोला गया ये 10 जून 2023 को खोला गया, लेकिन इससे पहले भी आंशिक तौर पर यह खोला गया था 12 जनवरी 2023 को सिर्फ स्कूली छात्र छात्राओं के लिए। लेकिन अभी हाल ही में बिहार का दूसरा तारामंडल जो पूर्ण रूप से जो खोला गया वो 10 जून 2023 को। और आपको ये ध्यान रखना कि बिहार का ये दूसरा अत्याधुनिक तारामंडल है जो कि दरभंगा में बना है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है कि जून 2023 में बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने किस पुस्तक का विमोचन किया?
तो मृत्युंजयी नामक पुस्तक का विमोचन किया जून 2023 में बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी इनके द्वारा। अच्छा, बिहार विधानसभा की कितनी सीटें निर्धारित है? तो 243 सीटें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर पर बिहार में कहां 16 से 18 जून तक आम महोत्सव का आयोजन किया गया? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर ये 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया ज्ञान भवन पटना में। अच्छा, आम महोत्सव की बात हुई है तो भारत सरकार द्वारा आम महोत्सव आमरस का आयोजन किया गया था मॉस्को में। आपको ध्यान होगा मॉस्को में ही यह आयोजित हुआ था, आमरस का आयोजन किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है ये किनके द्वारा किया गया? तो केंद्र सरकार की तरफ से। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन 15 से 18 जून 2023 तक मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। बताएं कि कितने विधायक इसमें बिहार से शामिल हुए थे? तो 225 विधायक बिहार से इसमें शामिल हुए थे। अच्छा, यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन है ये भारत के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन आयोजित हुआ और 15, 16, 17, 18 4 दिवसीय ये आयोजन था जो कि मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हमारा है 16 जून 2023 को बिहार में नीतीश सरकार कैबिनेट विस्तार के बाद किन्हें SC/ST कल्याण विभाग का कार्यभार सौंपा गया है? यानी कि SC/ST कल्याण मंत्री अभी हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया, ये प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा रत्नेश सदा। हालांकि इससे पहले ये जो विभाग था किनके पास था? तो आपको ध्यान रखना कि संतोष सुमन के पास था, जो कि जीतन राम मांझी के पुत्र हैं संतोष सुमन, इन्हीं के पास ये विभाग था। लेकिन इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिनके बाद रत्नेश सदा को ये SC/ST कल्याण विभाग का कार्यभार सौंपा गया। उसके बाद अगला है 34 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि 7 से 11 जून 2023 तक कजाकिस्तान की अस्ताना में आयोजित एशियन शैम्बो 2023 प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले की अभिलाषा कुमारी ने 2 कांस्य पदक अर्थात 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो रहने वाली है पटना की। ये आप ध्यान रखें, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित इस प्रतियोगिता में अभिलाषा कुमारी ने 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है कि 13 से 14 जून 2023 तक पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना? तो राजस्थान टीम को हराकर बिहार चैंपियन बना था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र को, जो कि बिहार के बेगूसराय में स्थित है, इसको दिया गया। अब यहाँ पे पूछा गया कि बताएं कि इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि बरौनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना जो हुई थी ये 1962 में हुई थी। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले आया था, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत राज्य श्रेणी में जो तीसरा पुरस्कार मिला है, आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश के साथ बिहार को संयुक्त रूप से तीसरा पुरस्कार मिला है। थोड़ी देर पहले ही आपने ये जानकारी यहाँ पर देखा, आई होप कि आपको याद होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न होगा। ये प्रश्न है कि हाल ही में आई क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्रिफ हाई मार्क की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार किस राज्य को पीछे छोड़कर सूक्ष्म उधार यानी कि छोटे बिजनेस के लिए सर्वाधिक लोन लेने वाले शीर्ष राज्य बनकर उभरा, यानी कि माइक्रो फाइनेंस मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर पहुंचा? तो ऐसे में बिहार शीर्ष स्थान पर पहुंचा है। और जो प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य को पीछे छोड़कर, तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अच्छा, जितने भी माइक्रो फाइनेंस किए गए हैं उनमें जो मतलब सर्वाधिक है, जो आंकड़ों के आधार पर बात करें तो बिहार इस मामले में तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया है, यानी कि इस मामले में पूरे भारत में पहले स्थान पर है बिहार। अगला 38 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? तो बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है कि चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार को कौन सा अवार्ड मिला है? तो चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार को गोल्ड अवार्ड से, यानी कि स्वर्ण पदक से या फिर स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ को हाल ही में बिहार के किस जिले में, या फिर समीर कुमार महासेठ ने हाल ही में बिहार के किस जिले में खादी मॉल खोलने की घोषणा की है? तो भागलपुर में। अच्छा, यहाँ पर खादी की बात हुई तो वर्तमान में खादी और हैंडीक्राफ्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं बिहार में वे कौन है? यहाँ से आपके पिछले बीपीएससी वाले एग्जाम में प्रश्न बना था, तो उस समय थे मनोज तिवारी। हालांकि वर्तमान में जो है बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर यह है मैथिली ठाकुर। आपको इसकी जानकारी होगा, हमने कई बार आपको चीजें विस्तार पूर्वक बताया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न यहाँ पर अब आपके समक्ष है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक अर्थात PGI, जिसे कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कहा जाता है, तो इसके 10 श्रेणियों में से बिहार को किस श्रेणी में रखा गया? यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है ये PGI इंडेक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुल मिलाकर 10 श्रेणियां इस बार बनाई गई है। और इसे 10 श्रेणियों की बात करें तो इसमें बिहार को कौन सा स्थान मिला या फिर कौन सी श्रेणी में रखा गया है? तो बिहार को आकांक्षी 2 में रखा गया है, जो कि 9वीं श्रेणी है। ठीक है,
सेकंड लास्ट 9वीं श्रेणी है जिसमें बिहार को रखा गया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे इसके बारे में कि इसमें जो प्रथम 5 श्रेणी है, श्रेणी 1, 2, 3, 4, 5, तो इस 5 श्रेणी में कोई भी राज्य या फिर कोई भी स्थान को नहीं मतलब रखा गया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला होगा 42 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न भी पीजीआई से ही संबंधित है कि स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि पीजीआई में बिहार का कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा। तो बिहार का नालंदा जिला ये इसमें बिहार में अव्वल रहा। हालांकि ओवरऑल पूरे भारत की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ जिला रहा केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम, ये भी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। तो आपको ध्यान रखना है बिहार राज्य का स्टेट आइकन जनवरी 2023 में मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया था। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक जानकारी यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखेंगे, इसके अतिरिक्त भी हमने आपको बताया था कि चुनाव में ट्रांसजेंडरों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने अप्रैल 2023 में मोनिका दास को भी चुनाव आइकन नियुक्त किया था। ये भी जानकारी आपको ध्यान होगा, मोनिका दास के बारे में भी हमने आपको चीजें विस्तार पूर्वक बताया था अप्रैल 2023 में। हालांकि मैथिली ठाकुर को जो नियुक्त किया गया ये जनवरी 2023 में। नेक्स्ट प्रश्न होगा कि दिसंबर 2022 से 7 जनवरी 2023 तक तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया। तो ये जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी दिसंबर से जनवरी 2023 तक 7 जनवरी 2023 तक, तो इसमें तमिलनाडु में जो आयोजित हुई ये प्रतियोगिता, इसमें बिहार की खुशी कुमारी ने बिहार को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था, अर्थात पहला गोल्ड मेडल खुशी कुमारी ने दिलाया। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि जनवरी 2023 में मदुरई तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन से स्थान पर रही या फिर बिहार की महिला टीम को कौन सा स्थान मिला। तो तीसरा स्थान मिला, अर्थात बिहार की महिला टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लिखित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किन पर आधारित है। तो लिखित जो पुस्तक है प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी ये नीतीश कुमार पर ही आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिला में बनकर तैयार हो गया है। इसकी जानकारी थोड़ी समय पहले अभी हमने आपको दिया, ये दरभंगा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 14 जनवरी 2023 को किशनगंज जिला का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में गुलमोहर मैत्री और एनसीसी बिहार झारखंड डायरेक्टरेट की ओर से पटना में वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा या फिर किया गया। अब यहाँ पर शब्द का प्रयोग होगा किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि पटना के बापू सभागार में इसका आयोजन किया गया था मार्च 2023 में। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है कि गांधीनगर में आयोजित हुए सब जूनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप 2022 में बिहार की बालिका टीम ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया। तो झारखंड को हराकर इस खिताब को भारतीय लेवल की बिहार की बालिका टीम ने अपने नाम किया। 51 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके समक्ष है कि इस वर्ष 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में बिहार सरकार के कितने विभागों की झांकी प्रदर्शित की जाएगी, अर्थात की जा चुकी है, की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 विभागों की झांकी प्रदर्शित की गई। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने जनवरी 2023 में बिहार के नालंदा जिले में विश्व विरासत स्थल नालंदा बिहार के परिसर में या फिर इसके भीतर 2 लघु स्तूपों की खोज की है। बताएं कि यह स्तूप लगभग कितने वर्ष पुराने हैं। तो जो डेटा सामने आई है इसके आधार पर हम बात करें तो लगभग 1200 वर्षीय पुराना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 29,000 महिला पुलिस कर्मियों के साथ बिहार राज्यों की श्रेणी में कौन से स्थान पर है। तो अर्थात कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि इस रिपोर्ट के आधार पर जो जनवरी 2023 में आई थी, इस रिपोर्ट के आधार पर सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी ये बिहार में है, जहां पर इसकी संख्या है 29,000 से अधिक। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है राज्यों की श्रेणी में बिहार इस मामले में पहले स्थान पर है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है या फिर हो सकती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का टारगेट हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं 1000 लाइक का। हमें हर हाल में इस वीडियो में 1000 लाइक चाहिए। अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो रही है तो लाइक जरूर आप लोग कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है 54 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। बताएं कि बिहार के कितने बच्चों को यह अवार्ड मिला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा इस वर्ष 2023 में एक भी अवार्ड बिहार को नहीं मिला है। अच्छा, यहाँ पर इस टॉपिक से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से संबंधित आपकी बीपीएससी एग्जाम में, बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न रिसेंटली पूछे गए हैं। आई थिंक 65वीं या फिर 66वीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली 2 से 4 वर्ष में जो बीपीएससी द्वारा आयोजित हुआ एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा, वहां पर एक सेट में यह प्रश्न था।
ठीक है, आपको याद होगा अगर आपने प्रीवियस वर्ष का प्रश्न पत्र को देखा होगा। तो 2023 में इस वर्ष के लिए किसी को भी ये अवार्ड के लिए नहीं चुना गया बिहार से। हालांकि पूरे भारत से 11 बच्चों का चयन किया गया, लेकिन बिहार से इसमें कोई भी शामिल नहीं था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि सुब्रतो कप और नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के फलस्वरूप बिहार के किस जिले की बेटी या फिर बिहार के किस बेटी का चयन जॉर्डन में होने वाले एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर के रूप में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा खुशी कुमारी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, जो कि पटना की रहने वाली है। नेक्स्ट होगा, हाल ही में 24 जनवरी 2023 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती बनाई गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 99वीं जयंती बनाई गई। नेक्स्ट हम चलते हैं 57 नंबर प्रश्न पे कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए रविशंकर चंद को ग्लोबल लीडर्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। बताएं कि वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा भोजपुर। अच्छा, यहाँ पर देखिए भोजपुर की बात हुई तो भोजपुर में ही फरवरी 2023 में बाजरा महोत्सव आयोजित हुआ था। ये 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव था जो कि भोजपुर में आयोजित हुआ। हालांकि एक बाजरा महोत्सव पटना में भी आयोजित हुआ है रिसेंटली, वो भी जानकारी हमने आपको दिया है। अब यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है कि फरवरी 2023 में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित महिला रग्बी चैंपियनशिप 2023 में कौन सी टीम उड़ीसा से पराजित होकर उपविजेता रही? तो बिहार उड़ीसा से हारकर दूसरे स्थान पर रही इस प्रतियोगिता में, जो फरवरी 2023 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का पहला और देश का दूसरा फॉरेस्ट यानी कि वानिकी कॉलेज किस जिले में शुरू हुआ है? फॉरेस्ट्री अर्थात वानिकी कॉलेज अभी हाल ही में बिहार के किस जिले में शुरू हुआ है, जो कि बिहार का पहला और देश का दूसरा इस प्रकार का कॉलेज है? तो राइट आंसर होगा मुंगेर। 60 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2022-23 में कितनी रही है? तो राइट आंसर होगा 10.98% रही है। 61 नंबर प्रश्न है कि फरवरी 2023 में आई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के परफॉर्मेंस ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा संस्थान अव्वल रहा, यानी कि कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर होगा भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। 62 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि हाल ही में बिहार के किस जिले की बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो बबीता गुप्ता रहने वाली है बिहार के मुजफ्फरपुर की। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में नीति आयोग की तरफ से जारी चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला भारत में क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर रहा है? फरवरी 2023 में ये रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग की। इस रिपोर्ट की बात करें तो पूरे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अर्थात एजुकेशन कैटेगरी में पहले स्थान पर बिहार का शेखपुरा जिला रहा और क्रमशः दूसरे स्थान पर बिहार का पूर्णिया जिला रहा था। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में हुई एक घोषणा के अनुसार बिहार कितने जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा, या फिर बिहार के कितने जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा? तो राइट आंसर होगा बिहार के सभी जिलों में, जो 38 जिले हैं वो सभी जिलों में ये खोला जाएगा। और ये 38 जिले जो है ये बिहार के 9 प्रमंडलों के अंतर्गत आते हैं। और ये 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं ऑलरेडी हमने आपको बताया। इसको लेकर हमने एक ट्रिक भी आपको दिया था, पूसा को मुंबा दंपति एक शब्द है जिसको याद रखने का एक ट्रिक है, पूसा को मुंबा दंपति। तो इसके अंतर्गत जो जिले हैं इस ट्रिक के अंतर्गत, तो इसमें आपको ध्यान रखना है पूसा से पूर्णिया सारण से कोसी, मुंबा से मुंगेर और भागलपुर और दंपति से दरभंगा मगध पटना तिरहुत। तो 9 प्रमंडल है बिहार में। और सबसे छोटा प्रमंडल जो है ये भागलपुर प्रमंडल है। इसके अंतर्गत 2 जिले हैं, एक तो है भागलपुर और एक है बांका। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में, यहाँ पर देखिए मार्च 2023 में किस स्थान पर 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया? एक्चुअली में यहाँ पे मार्च 2023 शब्द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये फरवरी में इसकी शुरुआत हुई थी। 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 यानी कि फरवरी और मार्च के दौरान ये आयोजित हुआ है। तो ऐसे में ये प्रश्न है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको जानकारी दिया, ये फरवरी में आयोजित हुआ भोजपुर बिहार में। ये 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव था। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि मार्च 2023 में किनके द्वारा द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो बिहार के उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ, इन्हीं के द्वारा ये द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर का विमोचन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार बजट 2023-24 में या फिर इसके अनुसार राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि के तौर पर अब कितनी राशि देगा? तो ये बढ़ाकर कर दिया गया 25,000 रुपये। नेक्स्ट अब यहाँ पर प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने फरवरी 2023 में जीएसटी संग्रह में 24% की वृद्धि दर्ज किया था? तो राइट आंसर होगा बिहार। ये आपको ध्यान रखना, ये आंकड़ा संबंधित है फरवरी 2023 से। हालांकि जहां पर आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो इस प्रकार का इंडिकेट अवश्य किया जाएगा। ये डेटा चेंज होते रहते हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है कि 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि इसका आयोजन 1 से 4 मार्च 2023 तक कहाँ पर हुआ था। तो राइट आंसर होगा इस प्रतियोगिता का जो आयोजन था, जो 34वां संस्करण था, ये हरियाणा में आयोजित हुआ। अगला 70 नंबर प्रश्न है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडियन इकोनॉमी की फरवरी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है। ये रिपोर्ट आई थी CMIE की, अर्थात सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडियन इकोनॉमी की। अगर बात करें बिहार की बेरोजगारी दर की, तो इस रिपोर्ट के आधार पर जो फरवरी में आई थी, इसके आधार पर 12.3% बिहार की बेरोजगारी दर है। अगला है कि केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में बिहार की सड़क परियोजना के लिए कितने रुपये या फिर कितनी राशि की मंजूरी दिया है। तो 1807 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दिया गया था मार्च 2023 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा ने मात्र 36 घंटे में 19,341 फीट ऊंचाई तय कर अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो तक पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया है। बिहार के सहरसा जिले की रहने वाली है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए, इनका नाम है लक्ष्मी झा और इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये प्रबल संभावना है कि निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्च 2024 में उडुपी कर्नाटक में आयोजित, एक सेकंड यहाँ पर देखिए, शायद यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर 2023 होगा, 2024 नहीं बल्कि यहाँ पे 2023 होगा, आप लोग सुधार कर लेंगे, 2023 होगा। तो मार्च 2023 में उडुपी कर्नाटक में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस प्रतिभावान खिलाड़ी ने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पीयूष राज। चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे, हमारा अगला होगा 74 नंबर प्रश्न। वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री कौन है। खेल से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री हैं जितेंद्र कुमार राय। अच्छा, बिहार के खेल और खिलाड़ियों के संदर्भ में पिछले 5 महीने के प्रश्नों का संग्रह हमने आपको दिया है, इस वीडियो के अंत में भी आप इसे देख सकते हैं। अच्छा, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की बात करें तो कानूनी मान्यता इसे कब दिया गया, तो आपको हमने बताया है कि 25 मार्च 2023 को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को कानूनी मान्यता दिया गया, एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया। दरअसल यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, इस प्रकार का कानूनी मान्यता मिलने के बाद बिहार राज्य खेल प्राधिकरण खेल और खिलाड़ियों को लेकर किसी भी प्रकार की घोषणा करने के लिए अब स्वतंत्र है। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश 2,61,885 करोड़ रुपए की बिहार बजट में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत के अंतर्गत रखने की बात राज्य सरकार द्वारा कही गई है। तो 3% से कम रखने की बात राज्य सरकार द्वारा कही गई है। 76 नंबर प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान पर 18 व 19 मार्च को विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया, किस स्थान पर, तो राइट आंसर होगा बिहार के भागलपुर में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में बिहार में जाति आधारित जनगणना कार्य की शुरुआत कब से हुई थी। अच्छा, इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाया था, लेकिन पुनः से अभी हाल ही में 1 अगस्त को ये शुरू किया गया, यानी कि इसे बंद जो किया गया था, इसको मतलब समाप्त करते हुए, इस पर लगे रोक को समाप्त करते हुए 1 अगस्त 2023 को यह फैसला सुनाया है और अब पुनः से बिहार में जाति आधारित जनगणना होगा। अच्छा, बिहार में इसकी जो शुरुआत हुई, यही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, ये 7 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट है, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि फरवरी 2023 की रैंकिंग के अनुसार बिहार औद्योगिक विकास की समीक्षा में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा। तो बिहार का शिवहर जिला बिहार औद्योगिक विकास के यानी कि औद्योगिक विकास की समीक्षा में पहले स्थान पर रहा कुल 70 अंकों के साथ। 79 नंबर प्रश्न है कि पद्मश्री से सम्मानित रघु रॉय और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा राय द्वारा तैयार बिहार को समग्रता में प्रदर्शित करने वाले फोटोग्राफ्स संकलन कॉफी टेबल बुक, जिसका नाम है बिहार दैट वॉच एंड नाउ, का विमोचन किनके द्वारा किया गया। तो राइट आंसर होगा बिहार के मुख्यमंत्री, जो 22वें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसका विमोचन किया गया। अच्छा, यहाँ पर इस कॉफी टेबल बुक की बात करें तो यहाँ पर हमने आपको जानकारी दिया रघु रॉय और उनकी पत्नी श्रीमती उषा राय के द्वारा इसे तैयार किया गया। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि कॉफी टेबल बुक आखिर क्या होता है। तो कॉफी टेबल बुक के बारे में दरअसल हमने कई बार आपको जानकारी दिया है कि जब आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर होटल में जाते हैं, तो वहां पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि वहां पर एक प्रकार का पुस्तकों का जो संकलन होता है, उसमें कुछ पुस्तक फोटोग्राफ्स का संकलन होता है, यानी कि कुछ पुस्तकों में फोटोग्राफ्स दिया जाता है ताकि आप उसे देखें, चीजों को विस्तार से समझ सकें, ताकि वो जो वेटिंग पीरियड होता है, मान लीजिए आपने कोई फूड ऑर्डर किया जो आने में समय होता है, तो मतलब उस समय उस दौरान आप बोर फील ना करें, तो आप उस पुस्तक को देख सकते हैं। तो लगभग बड़े बड़े रेस्टोरेंट आदि में, बड़े बड़े होटल आदि में आपको इस प्रकार का दिखता होगा। अच्छा, यहाँ पर कॉफी टेबल बुक की बात हुई तो एक कॉफी टेबल बुक के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था, माई लाइफ इन डिजाइन, ये किनकी रचना है। तो आपको हमने बताया था गौरी खान के द्वारा ये पुस्तक तैयार किया गया है, जो कि शाहरुख खान के धर्मपत्नी है, माई लाइफ इन डिजाइन।
तो आपको हमने ये भी बतलाया था। नेक्स्ट यहाँ पर 80 नंबर प्रश्न है कि राजेंद्र नगर पटना में अमर शहीद जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अच्छा, अमर शहीद जुब्बा साहनी के बारे में भी हमने आपको बतलाया था, लेकिन यहाँ पर हम आपको इस बारे में नहीं बतलाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है वो देख लेते हैं कि बताएं कि बिहार के किस जिले में उनका जन्म हुआ था। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था। और अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने राजेंद्र नगर पटना में अमर शहीद जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न है कि 20 मार्च 2023 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। बताएं कि यह किस राज्य का राजकीय पक्षी है। तो प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ये बिहार का राजकीय पक्षी है और 2023 में जो इसका दिवस मनाया गया है, इसका थीम था आई लव स्पैरो। ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला नेक्स्ट है 82 नंबर प्रश्न है कि इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में बिहार की किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक दिलाया है बिहार को। तो राइट आंसर होगा विद्या कुमारी। अगला प्रश्न है कि 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो 111वां स्थापना दिवस था। इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। हालांकि इसका पिछला वाला जो दिवस था 110वां बिहार दिवस, इसका थीम था जल जीवन हरियाली। अच्छा, यहाँ पर जो युवा शक्ति बिहार की प्रगति लिखा गया, जो इसका निर्धारित थीम है, यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो बिहार सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है 7/2, जो मतलब इसका 2 हम यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी वर्तमान में इसका फेज 2 चल रहा है 2020 से। फेज 1 जो इसका प्रारंभ हुआ था वो 2015 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन फेज 2 2020 से संचालित है। तो इसी के तहत जो एक पॉइंट है या फिर एक जो पहल है वो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यानी कि ये इसी में 7 निश्चय योजना में ही नीत है, वहीं से इसे लिया गया है। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में 21 मार्च 2023 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो 107वीं जयंती बिस्मिल्लाह खां की मनाई गई है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की, तो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था ये बक्सर जिला के डुमराव में हुआ था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये भी आपको ध्यान रखना है कि बिहार के इकलौते ऐसे शख्स हैं मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, जिन्हें की भारत के चारों सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। एक तो है भारत रत्न, उसके बाद दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। एकमात्र ऐसे शख्स हैं, ये चारों अवार्ड इन्हें मिला है। ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 18 से 19 मार्च 2023 को पटना नहीं बल्कि गंगा पथ पटना में आयोजित ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग लीग में या फिर इस प्रतियोगिता में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इस प्रतियोगिता में बिहार प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट 86 नंबर प्रश्न है कि 22 मार्च 2023 को 111वां बिहार दिवस मनाया गया। बताएं कि बिहार की स्थापना कब हुई थी। तो 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी बंगाल से अलग होकर, और बिहार 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्च 2023 में किन्हें पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो मैथिली ठाकुर को मार्च 2023 में बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि 20 से 24 मार्च 2023 तक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में आयोजित छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में बिहार की प्रतिभावान खिलाड़ी अंशु कुमारी ने कौन सा पदक जीता और बिहार को गौरवान्वित किया। तो राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल। अगला प्रश्न है कि बिहार स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2023-24 में हर विधानसभा क्षेत्र में कितने स्वास्थ्य उप केंद्र के निर्माण की घोषणा की है या फिर निर्णय लिया है। तो राइट आंसर होगा 7 स्वास्थ्य उप केंद्र प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया गया। यही जानकारी थोड़ी समय पहले हमने आपको दिया, 25 मार्च 2023 को ये कानूनी मान्यता अभी हाल ही में दिया गया। अच्छा, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के वर्तमान में जो महानिदेशक हैं वो कौन है। तो यह है रविंद्रन शंकर, अर्थात बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के जो वर्तमान में महानिदेशक है यह है रविंद्रन शंकर। उसके बाद यहाँ पर अगला 91 नंबर प्रश्न है कि 27 मार्च 2023 को देवघर एयरपोर्ट झारखंड के लिए बिहार के किस शहर से सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत की गई। तो राइट आंसर होगा पटना। 92 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी ने बिहार में पार्टी की कमान किसे सौंपी है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सम्राट चौधरी को बीजेपी की कमान अर्थात भाजपा की कमान यहाँ पर सौंपी गई बिहार में। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है। तो 228 रुपये निर्धारित किया गया। पहले था 210 रुपये, इसे बढ़ाकर किया गया 228 रुपये। हालांकि सबसे अधिक दैनिक मजदूरी किसी मनरेगा मजदूर की जो है वो हरियाणा में है 357 रुपये प्रतिदिन। सबसे कम है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जहां पर महज 221 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पर चलते हैं 94 नंबर प्रश्न पे कि मार्च 2023 में वाराणसी में आयोजित विश्व टीबी सम्मेलन 2023 में बिहार के किस जिले को सम्मानित किया गया। बिहार के कितने जिले को सम्मानित किया गया। दरअसल 5 जिले को यह सम्मानित किया गया है बिहार के,
और ये 5 जिले कौन-कौन से हैं? तो ये 5 जिलों के अंतर्गत जो 3 श्रेणी में अवार्ड मिला है, तो सबसे पहला श्रेणी है गोल्ड मेडल। तो मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को ये टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए गोल्ड मेडल यहाँ पर दिया गया। वाराणसी में जो आयोजित हुआ था विश्व टीबी सम्मेलन, वहीं पर हम बात करें सिल्वर की, तो सिवान जिले को सिल्वर मेडल दिया गया। जबकि वहीं पर अगर हम बात करें ब्रॉन्ज अर्थात कांस्य पदक की, तो सारण व पूर्णिया को संयुक्त तौर पर ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर का विमोचन किनके द्वारा किया गया? तो अभी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर के द्वारा, जो कि गोवा के रहने वाले हैं और वर्तमान में बिहार के 41वें राज्यपाल हैं। अगला 96 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के तहत 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में बिहार का कौन सा स्थान है? 18 बड़े राज्य और मध्यम आकार के जो राज्य हैं उस कैटेगरी में देखें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस इन सभी राज्यों में न्याय प्रदान करने के संबंध में बिहार का जो स्थान है वो है 16वां। अर्थात अगर यहाँ पर हम बात करें शीर्ष राज्य की, तो वो है कर्नाटक। तो ये भी यहाँ से आप ध्यान रख लेंगे। अब यहाँ पर हमारा 97 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है? ये संबंधित है या फिर जो ये रिपोर्ट आई थी अप्रैल 2023 में आई थी, तो बिहार का समस्तीपुर जिला को इस मामले में पहला स्थान मिला था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जबकि दूसरे स्थान की बात करें तो शेखपुरा और तीसरा स्थान सुपौल को मिला था। उसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि नवीनतम घोषणा के आधार पर बिहार में कहाँ राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा मुजफ्फरपुर वन्य अरण्य शेरपुर में। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के सिएटल शहर में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में बिहार के किस जिले की बेटी टीना झा फर्स्ट रनर अप अर्थात दूसरे स्थान पर रही? तो आपको ध्यान रखना कि अररिया जिले की ये रहने वाली है जिनका नाम है टीना झा, जो कि फर्स्ट रनर अप रही थी अर्थात दूसरे स्थान पर रही थी। ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी कहाँ पर? अमेरिका के सिएटल शहर में, मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023। और ये अररिया जिले के फॉरबिसगंज की रहने वाली है। आपसे जानते होंगे शायद इन्हें, अगर जो यहाँ के रहने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला 100 नंबर प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार में किस स्थान पर बैडमिंटन अकादमी खोला जाएगा? तो राइट आंसर होगा भागलपुर। जो घोषणा भी इसके आधार पर राइट आंसर होगा भागलपुर। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 444 ग्राम दूध प्रतिदिन प्रति व्यक्ति सेवन कर रहा है। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की बात किया जा रहा है, जबकि वहीं पर प्रश्न में पूछा गया है कि बिहार का एक व्यक्ति प्रतिदिन कितना दूध पी रहा है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा 400 ग्राम। राष्ट्रीय स्तर पर 444 ग्राम और बिहार स्तर पर यानी कि राजकीय स्तर पर ये 400 ग्राम अर्थात 44 ग्राम का डिफरेंस है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में इसरो ने अपने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के लिए पूरे भारत से 300 छात्र छात्राओं का चयन किया। और यहाँ पे पूछा गया कि बताएं कि बिहार से कितने छात्र छात्राओं का चयन किया गया? तो राइट आंसर होगा 45। 103 नंबर प्रश्न है कि भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार की किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया? तो नालंदा यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया था। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो G20 की अध्यक्षता है ये भारत के पास है, जो कि इंडोनेशिया से भारत को प्राप्त हुआ और भारत के पास नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता है। ठीक है, ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंपी है। जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ था यहीं पर, और 17वां G20 शिखर सम्मेलन का जो थीम था यह था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंजुमन इस्लामिया हॉल के नवीनीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा 14वां विश्वकर्मा अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को अंजुमन इस्लामिया हॉल के नवीनीकरण के लिए। ठीक है, अच्छा, अंजुमन इस्लामिया हॉल की बात आई तो यहीं पर 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी औपचारिक तौर पर। ये भी आपको ध्यान रखना है 1934 में। अच्छा, 1934 की बात हुई तो 1934 में ही बिहार का सबसे बड़ा भूकंप आया था अब तक के इतिहास का। सबसे बड़ा विध्वंसकारी विनाशकारी भूकंप था जो कि 1934 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुल सचिव अर्थात रजिस्ट्रार डॉक्टर घनश्याम रॉय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा पूर्णिया विश्वविद्यालय के ये कुल सचिव अर्थात रजिस्ट्रार हैं जिन्हें अभी हाल ही में ये ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो इसको लेकर जो मुख्यालय बनाया गया है ये बनाया गया, राइट आंसर होगा मुंगेर। नेक्स्ट 107 नंबर प्रश्न है कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वर्ष 2023 में किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य स्टेट आइकन बनाया गया?
तो मोनिका दास को ये बनाया गया। यही जानकारी हम थोड़ी समय पहले आपको दिए थे। मोनिका दास पटना में एक बैंकर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, शायद ये एक्सिस बैंक पे है। उसके बाद 108 नंबर प्रश्न है कि पर्यटन विभाग, कला और संस्कृति विभाग बिहार सरकार की ओर से 15 और 16 अप्रैल 2023 को बिहार के किस जिले में थावे फेस्टिवल या फिर थावे महोत्सव का 11वां संस्करण आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज में अभी हाल ही में थावे महोत्सव आयोजित हुआ है और ये इसका 2023 में 11वां संस्करण था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है 109 नंबर प्रश्न की गोपालगंज बिहार में थावे महोत्सव कब से मनाया जा रहा है? देखिए अभी हाल में जो 11वां संस्करण इसका आयोजित हुआ, ये 2012 से सेलिब्रेट यहाँ पर किया जा रहा है। अगले प्रश्न की यहाँ पर हम बात करें तो आग लगने की वजह से व्यवहारगिरी पर्वत खबरों में आई थी। बताएं कि यह पर्वत बिहार के किस जिले में अवस्थित है, जहां पर काफी ज्यादा आग लगी थी, जो बहुत ज्यादा खबरों में आई थी। तो यहाँ पर प्रश्न बना है कि खबरों में जो रही व्यवहारगिरी पर्वत, ये बिहार के किस जिले में है? तो राइट आंसर होगा बिहार के नालंदा जिले में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में देश भर में हुई गरुड़ों की गिनती अर्थात ईगल की गिनती के आधार पर बताएं कि गरुड़ों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो नवीनतम जो डेटा है इसके आधार पर गरुड़ों की सर्वाधिक संख्या है बिहार में। जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार में इसकी संख्या है 720। ये चीज यहाँ से ध्यान रखिए। दूसरे स्थान की बात करें तो जो रिपोर्ट आई है गरुड़ों की गिनती को लेकर, तो इसके आधार पर बताएं कि बिहार के किस जिले में, अर्थात यहाँ पर जिलों को लेकर पूछा गया कि गरुड़ों की संख्या सबसे अधिक किस जिले में है? तो भागलपुर में गरुड़ों की संख्या सबसे अधिक है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ गरुड़ अर्थात ईगल, तो इसको लेकर यह ध्यान रखिए कि भगवान विष्णु का वाहक इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा कि बिहार में किस स्थान पर मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा, साथ ही यहाँ पर मछुआरों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो राइट आंसर होगा मीठापुर। पटना में एक स्थान है मीठापुर, यहीं पर इसका निर्माण हो रहा है, जो कि बिहार का पहला मछली रिसर्च सेंटर होगा और यहाँ पर मछुआरों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 जुलाई 2023 को एलएस कॉलेज, जिसे कि लंगट सिंह कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कॉलेज मुजफ्फरपुर में है। इसका 124वां स्थापना दिवस मनाए जाने के पश्चात मुजफ्फरपुर में किनके द्वारा देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया गया? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा भी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया और आपको ध्यान रखना ये बिहार के 41वां राज्यपाल है। अच्छा, यहाँ पर जो लंगट सिंह कॉलेज के बारे में प्रश्न आया था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में इसका 124वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट 116 नंबर प्रश्न है कि बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बताइए कि बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई हैं? अच्छा, ये रिपोर्ट जो आती है प्रत्येक वर्ष आती है। पिछली बार जो ये रिपोर्ट आया था, इससे पिछली बार तो 203 प्रजाति बिहार में पाई गई थी। इसमें 3 का इजाफा हुआ और ये बढ़कर हो गया 205। ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिए। हालांकि इसको लेकर कुछ चीज़ें और भी हमने आपको बतलाया है। इसमें कुछ चीज़ें ये है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार किस क्षेत्र में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक पाई गई है? जलीय पक्षी प्रजातियों की जो सर्वाधिक संख्या पाई गई है वो भागलपुर और जमुई क्षेत्र में पाई गई है। अच्छा, अभी एक रिपोर्ट हमने गरुड़ों से संबंधित आपको दिया था कि बिहार के भागलपुर में गरुड़ की संख्या सबसे अधिक है। हालांकि यहाँ पर रिपोर्ट ये पक्षियों से संबंधित है। ये दो जो जिले आप देख रहे हैं भागलपुर और जमुई, इस क्षेत्र में जलीय पक्षी सबसे अधिक बिहार में पाए जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगले प्रश्न में हम बात करें स्थलीय पक्षी की इस रिपोर्ट के आधार पर, तो स्थलीय पक्षी की जब भी बात होगी, अगर एग्जाम में प्रश्न बने, तो स्थलीय पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है बेगूसराय में। नेक्स्ट अब प्रश्न है कि जनता दल अर्थात आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल ने 5 जुलाई 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 27वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में आरजेडी का मनाया गया। इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1997 को स्थापना किया गया था लालू प्रसाद यादव के द्वारा। 120वां नंबर प्रश्न है कि जुलाई 2023 में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों को किस देश में अक्टूबर 2023 में आयोजित होने वाले ट्रेड एक्सपो में शामिल होने का न्योता मिला है? तो राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की तरफ से भी हाल ही में बिहार को यह न्योता मिला है। 121 नंबर प्रश्न की बात करें तो हाल ही में 14 जुलाई 2023 को इसरो ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से अपना मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। बताएं कि वैज्ञानिकों की टीम में बिहार के किस जिले के रवि कुमार इसमें शामिल थे? तो रवि कुमार बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, वो भी इसमें शामिल थे। अच्छा, इसके लॉन्चिंग जो भी चंद्रयान 3 की वो हुई थी 14 जुलाई 2023 को, और इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो इस चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो थे वे थे पी वीरा मुथुवेल। और वर्तमान में इसरो के चीफ कौन है? एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के चीफ हैं। कई सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, वो सारी जानकारी हमने आपको दिया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि भारत 3 से 12 अगस्त 2023 तक पहली बार चेन्नई में हीरो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी करेगा। प्रश्न पूछा गया कि बताएं कि इसके ट्रॉफी का डिजाइन किस राज्य के संजय वर्मा के द्वारा किया गया है?
तो राइट आंसर होगा बिहार के संजय वर्मा के द्वारा इसका निर्माण या फिर डिजाइन किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने पेरिस में आयोजित हुए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किया है? तो राइट आंसर होगा ये रहने वाले हैं बिहार के जमुई जिले के। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार कौन सा राज्य आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देश का सबसे गरीब राज्य है? अगर आबादी की प्रतिशतता के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे गरीब राज्य है अपना बिहार, इस रिपोर्ट के आधार पर जो अभी हाल ही में 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग की तरफ से जारी किया गया था। और बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है नीति आयोग, यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में कहां पर 1 माह तक चलने वाले ऐतिहासिक राजकीय मलमास मेला का उद्घाटन 19 जुलाई 2023 को नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया था? तो ब्रह्मकुंड परिसर राजगीर में। अच्छा, यहाँ पर देखिए नीतीश कुमार का नाम यहाँ पर आया है प्रश्न में या फिर आंसर में, तो ऐसे में एक जानकारी आपको दे दूं कि बतौर मुख्यमंत्री सर्वाधिक बार गांधी मैदान में झंडा फहराने का रिकॉर्ड किनके नाम है? तो नीतीश कुमार का नाम है। हालांकि इससे पहले ये रिकॉर्ड था बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम, जिन्होंने सर्वाधिक बार गांधी मैदान में बतौर मुख्यमंत्री झंडा फहराया हो। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को लेकर कुछ चीजें यहाँ पर आपको विस्तार से मैं बतलाने वाला हूँ। दरअसल डेली करंट अफेयर्स वाले क्लास में इसको लेकर जो हमने आपको जानकारी दिया है इसमें कुछ चेंजेस हुई है, तो ध्यान से इसे देखिएगा। ये प्रश्न यहाँ पर यह कि हाल ही में बिहार सरकार ने राजभाषा पुरस्कारों की घोषणा की है। बताएं कि वर्ष 2020-21 व 21-22 के लिए कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया? अच्छा, हमने जो जानकारी जिस समय आपको दिया था, जब ये घोषणा हुई थी, जब ये सम्मानित किए जाएंगे, तो घोषणा जिस समय हुई थी उस समय सिर्फ और सिर्फ 24 साहित्यकारों को लेकर ही घोषणा हुई थी। लेकिन जब ये पुरस्कार प्रदान किया गया तो हमने देखा कि वहां पर 29 लोगों के नाम शामिल थे। और बतौर अगर हम बात करें यहाँ पर जो ऑफिशियल तरीके से, एक प्रकार से जो ऑफिशियल अकाउंट है नीतीश कुमार का, वहां पर 29 से जानकारी दिया गया, यानी कि 29 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। तो 29 ही हम यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर रखेंगे। आप लोग सुधार कर लीजिएगा। 2021 से 22 के लिए जो मिला है ये कुल 14 लोगों को ले दिया गया, और वहीं पर 2020-21 की बात करें तो कुल 15 को। तो ओवरऑल ये दोनों साल के लिए कुल 29 साहित्यकारों को ये सम्मान से सम्मानित किया गया है, यानी कि बिहार राजभाषा पुरस्कार से। यहाँ पर जो मतलब हमने बताया था आप लोग सुधार कर लीजिएगा, 24 साहित्यकार नहीं बल्कि अब इसमें होगा 29 साहित्यकार। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा अगला 127 नंबर प्रश्न है कि भोजपुरी फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किन्हें पहला भोजपुरी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? यहाँ से भी प्रश्न अराइज हो सकता है, पहली बार आयोजित हुआ या फिर ये इसका पहला संस्करण है। इसमें आपको ध्यान रखना कि भोजपुरी फिल्मों में योगदान देने के लिए भोजपुरी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी हाल ही में मनोज तिवारी को सम्मानित किया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि इसमें आपको ध्यान रखना है, इस सीजन 1 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? तो दिनेश लाल यादव निरहुआ को, और वहीं पे अभिनेत्री की बात करें तो पाकी हेगड़े को। अभिनेता निरहुआ को और अभिनेत्री की बात करें तो पाकी हेगड़े को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बिहार सरकार ने हाल ही में चौथे ग्रीन बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो इसमें बढ़ोतरी किया गया 28% का, यानी कि यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा 28%। नेक्स्ट 130 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की किस जिले के मुकेश कुमार ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है? तो राइट आंसर होगा बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं मुकेश कुमार, जो कि टेस्ट क्रिकेट में भी हाल ही में डेब्यू किया। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि आईसीसी का जो 3 प्रारूप है वर्तमान में, एक तो है टेस्ट, एक है वनडे और एक है T20। हालांकि इसको लेकर भारत के संदर्भ में कई सारी जानकारी हमने आपको दिया है, आपको ध्यान होगा। आईसीसी T20 की बात करें तो भारत ने इस किताब को अभी तक एक ही बार अपने नाम किया है, जो इसका सीजन 1 था। सीजन 1 2007 में आयोजित होता, पाकिस्तान को हराकर भारत ने इस किताब को अपने नाम किया था। और इसके अतिरिक्त कई सारी जानकारी है जो कि आपको समय समय पर हमने बताया है। अब यहाँ पर 131 नंबर प्रश्न है कि नई दिल्ली में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी यानी कि इंटरनेशनल एग्री हॉर्टी एक्सपो में 23 जुलाई 2023 को किस राज्य को पहला पुरस्कार मिला? तो इसमें बिहार को पहला पुरस्कार मिला है। ये कृषि बागवानी प्रदर्शनी आयोजित हुई थी नई दिल्ली में 23 जुलाई 2023 को, इसके तहत बिहार को पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले पॉइंट की बात करें तो बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा विकल्प नहीं बल्कि इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा नालंदा जिला के राजगीर में इसका स्थापना किया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु और राजस्थान के बाद खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला राज्य यानी कि जो बिहार राज्य है ये छठा राज्य है। यही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि छठा राज्य कौन सा है? ये तो है बिहार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले इस प्रकार का विश्वविद्यालय गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु और राजस्थान में संचालित है। 134 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित किया है। बताएं कि इसका नाम क्या रखा गया है?
तो NH अर्थात नेशनल हाईवे 319B यानी कि 319B इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। 135 नंबर प्रश्न है कि 23 जुलाई 2023 को आयोजित नवे सामुदायिक रेडियो पुरस्कार समारोह के तहत विषयगत पुरस्कार श्रेणी में ग्रीन रेडियो सबौर बिहार को कार्यक्रम पोषण श्रृंखला के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इसमें बिहार को विषयगत पुरस्कार श्रेणी में इस कह सकते हैं कार्यक्रम के लिए जिसका नाम है पोषण श्रृंखला, और ये रेडियो का नाम है ग्रीन रेडियो सबौर बिहार, तो इसको तीसरा पुरस्कार मिला। अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये भी आपको जानकारी दूं कि इसमें प्रथम पुरस्कार किसे मिला। तो रेडियो माइंड ट्री जो कि अंबाला हरियाणा का है, इसका कार्यक्रम का नाम है होप जीने की राह। इस कार्यक्रम के लिए इसे प्रथम पुरस्कार मिला। तो दोनों को यहाँ से आपको ध्यान रख लेना। उसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे अगले 136 नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी द्वारा बिहार में कहाँ पर 25 से 27 जुलाई 2023 तक अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन किया गया है? तो प्रेमचंद रंगशाला पटना में। और प्रेमचंद रंगशाला पटना को लेकर एक जानकारी हमने आपको ये भी दिया था कि हाल ही में यहाँ पर किन्नर महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। ठीक है, आपको याद होगा, हमने आपको बताया है। अच्छा, यहाँ पर किन्नर या फिर ट्रांसजेंडर की बात हुई तो ऐसे में एक जानकारी हमने राजस्थान से संबंधित आपको दिया था कि राजस्थान में किसी किन्नर को लेकर पहली बार बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया है। ये जानकारी आपको ध्यान होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की किस महिला को एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान यानी कि एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा अस्मिता गुप्ता। नेक्स्ट प्रश्न है कि एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत किसानों को कटहल की खेती करने पर सरकार प्रति इकाई लागत की कितना प्रतिशत अनुदान देगा? दरअसल यहाँ पर प्रति इकाई लागत की बात करें तो सरकार द्वारा जो निर्धारित है वो है 60,000 रुपये। तो इसके तहत 50% का अनुदान दिया जाएगा, अर्थात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 30,000 रुपये अनुदान के तौर पर मिलेंगे। वहीं पर अगले प्रश्न की हम बात करें, अगर यहाँ पर इसी प्रश्न में अगर हम बात करें पपीता की खेती की, तो इस पर बिहार सरकार प्रति हेक्टेयर इकाई लागत का जो कुल है 60,000 रुपये प्रति इकाई, तो इसमें 75% का अनुदान देगा, तकरीबन 45,000 रुपये इसमें मिलेंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ से ध्यान रखें। वहीं पर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2023 में बिहार सरकार ने किसे बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा अश्वमेघ देवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष अभी हाल ही में जुलाई 2023 में अश्वमेघ देवी को नियुक्त किया गया। हालांकि इसके अतिरिक्त कई सारे और भी प्रश्न हैं, जैसे कि अभी बिहार सरकार ने किसी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो अनुसूचित जाति की बात करें तो राजेंद्र कुमार, और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो शंभू कुमार सुमन को नियुक्त किया गया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में 27 जुलाई से अगले 72 घंटे के लिए अर्थात 30 जुलाई 2023 तक के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया था या फिर इंटरनेट पर बैन लगाया गया था? तो राइट आंसर होगा दरभंगा। हालांकि कुछ जिले और भी हैं, हालांकि ये प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी हमने आपको जानकारी दिया था। हालांकि आपको यहाँ पर जानकारी पर्पज से ध्यान रखना है। चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 143 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस राज्य के लगभग 265 किलोमीटर राजमार्गों के उन्नयन के लिए एशियाई विकास बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच 295 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो बिहार के लिए ये समझौता किया गया है 295 मिलियन डॉलर का, और आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें इसके तहत 265 किलोमीटर राजमार्ग का उन्नयन किया जाएगा या फिर इसका विकास किया जाएगा। ये यहाँ पर ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि सरकारी विद्यालयों में छात्रों व शिक्षकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए किस राज्य सरकार ने ई शिक्षा कोष पोर्टल विकसित किया है? तो राइट आंसर होगा बिहार। बिहार में जो सरकारी विद्यालय है, यहाँ पर शिक्षकों व छात्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए ई शिक्षा पोर्टल विकसित किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो ये चीज यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा 145 नंबर प्रश्न होगा कि मौसम की सटीक जानकारी के लिए जून 2023 में किस राज्य सरकार ने मौसम बिहार नामक एक ऐप लॉन्च किया था? तो राइट आंसर होगा बिहार सरकार ने ये मौसम बिहार नामक एक ऐप लॉन्च किया था जून 2023 में मौसम की सटीक जानकारी के लिए। अगला प्रश्न है कि 1 जून 2023 को बिहार के किस जिले के बथनाहा से विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन अर्थात मालगाड़ी ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया था? अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। अच्छा, पहले यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अररिया। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज ये करते हैं, मैं देख रहा हूँ कमेंट में, जब इसको मैंने डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में बताया था तो वहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे कि सर इसका जो राइट आंसर होगा वो खगड़िया होगा, क्योंकि खगड़िया में ही बथनाहा है। दरअसल खगड़िया में बथनाहा अवश्य हो सकता है, लेकिन अररिया में भी एक स्थान है बथनाहा जहाँ से विराटनगर के लिए ये मालगाड़ी ट्रेन सेवा शुरू की गई है। जिस प्रकार से औरंगाबाद नाम का 2 जगह है, एक तो बिहार में है और एक महाराष्ट्र में है। हालांकि महाराष्ट्र वाला का नाम बदलकर अब संभाजी नगर किया गया है, तो उसी प्रकार से आपको ये भी समझना है कि बथनाहा नाम से एक अररिया में भी स्थान है। ठीक है, जो जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है वो सटीक होती है, आप लोग उसमें किसी प्रकार के आई थिंक संदेह नहीं करने चाहिए। आप लोग, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग 1-2 कमेंट नहीं बल्कि कई सारे कमेंट थे जो कि आप लोग बोल रहे थे सर बथनाहा तो खगड़िया में। ठीक है,
तो ये चीज़ आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं अगले 147 नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि जून 2023 में जारी राष्ट्रीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार इस मामले में सबसे अंतिम स्थान पर है और घनत्व की बात करें तो 55.23%। हालांकि हम बात करें सर्वाधिक घनत्व की तो ये दिल्ली में है 273.67%। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि बिहार सरकार या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहार का हरित आवरण क्षेत्र कम से कम कितना प्रतिशत करने का निर्देश दिया है? तो ये निर्देश दिया गया 17% करने का। अच्छा, यहाँ पर बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार वर्तमान में मानती है कि बिहार में जो हरित आवरण क्षेत्र है वो 15% है। तो ये डेटा भी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये बिहार सरकार के आधार पर यहाँ पर इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि 3 जून 2023 को बिहार के किस जिले की कवित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा दरभंगा। ठीक है, दरभंगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 जून को प्रत्येक वर्ष संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जाता है। बताएं कि संपूर्ण क्रांति शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? अच्छा, यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर हम दोनों शब्दों को अलग अलग कर दें, संपूर्ण शब्द भी पहले से ही संचालित है दुनिया में और क्रांति शब्द भी, लेकिन एक साथ इस शब्द का जो प्रयोग किया गया वो किया गया था पहली बार प्रयोग जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जिन्हें कि आप लोक नायक के भी नाम से जानते हैं। और लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया था और केंद्र में जो इंदिरा गांधी की सत्ता थी 1970 के दशक में इन्हें उखाड़ फेंकने के लिए इस आह्वान किया था इस क्रांति का। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2023 के तहत भारत की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में बिहार के कितने यूनिवर्सिटी शामिल हैं? तो NIRF की जो रिपोर्ट आई है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी कैटेगरी में हम बात करें, यहाँ पर किसी एक संस्थान की बात नहीं हो रही बल्कि पूरे यूनिवर्सिटी की बात हो रही। तो यूनिवर्सिटी अर्थात विश्वविद्यालय कैटेगरी में बिहार का एक भी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो बिहार कैडर के 2005 बैच के किस भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को हाल ही में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात सेकी के प्रबंध निदेशक अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम आप ध्यान रखिए, अजय यादव। अर्थात यहाँ पर आपको एक चीज ये भी जानकारी मैं आपको दे दूं, अजय शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे में आप तो जानते हैं कि भारतीय मूल के अजय बंगा की नियुक्ति अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में हुई। ये भी जानकारी आप लोगों को मालूम होगा। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है कि जून 2023 में बिहार के किस जिले के मूल निवासी वो IPS अधिकारी रवि सिन्हा को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो रहने वाले हैं भोजपुर के। यही भोजपुर में भी हाल ही में बाजरा महोत्सव आयोजित हुआ था। अच्छा, भोजपुर की बात यहाँ पर हुई तो भोजपुर को लेकर ये ध्यान है कि बाबू वीर कुंवर सिंह का जो संबंध था, जो कि आपको ध्यान रखना, ये भोजपुर से ही संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बिहार सरकार ने किस जिले में हाल ही में भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो आपको ध्यान रखना, बिहार सरकार ने पटना में यह पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, जो कि भारत का ये पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होगा। तो ये प्रश्न है कि 22 जून 2023 को राजधानी पटना में अवस्थित चिड़ियाघर का गोल्डन जुबली अर्थात स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। बताएं कि यह कितने वर्षों पर मनाया जाता है? अच्छा, यहाँ पर पटना चिड़ियाघर अर्थात संजय गांधी जैविक उद्यान की बात हो रही है। तो ऐसे में अभी हाल ही में जो गोल्डन जुबली मनाया गया, ये प्रत्येक 50 वर्ष में मनाया जाता है। एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, पटना चिड़ियाघर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1973 में। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, हालांकि पटना चिड़ियाघर पहले से ही संचालित थी, लेकिन यहाँ पर समझना यह है कि एक चिड़ियाघर के रूप में जो आम नागरिकों के लिए खोला गया या फिर जो इसकी शुरुआत हुई एक चिड़ियाघर के रूप में, वो ईस्वी थी 1973। ठीक है, अभी हाल ही में इसका 50 वर्ष पूरा हुआ, तो इसी उपलक्ष्य में ये स्वर्ण जयंती समारोह अर्थात गोल्डन जुबली मनाया गया। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? तो कैथवलिया पूर्वी चंपारण बिहार में, ये एग्जैक्ट स्थान है कैथवलिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पूर्वी चंपारण बिहार ये इसका जिला का नाम है या राज्य का नाम है, ये आपको यहाँ से नोट करना है। नेक्स्ट 157 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि 22 जून 2023 को बिहार के किस जिले की एनएम गायत्री कुमारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा बिहार के शेखपुरा की ये रहने वाली है। अगला प्रश्न है कि भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत किस तिथि को L20 अर्थात लेबर 20 या फिर श्रम 20 सम्मेलन का आयोजन राजधानी पटना में किया गया? तो ये 2 दिवसीय समारोह था, ये 22 से 23 जून 2023 तक यहाँ पर आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है 159 नंबर प्रश्न। ये वही प्रश्न है कि भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पटना में आयोजित L20 अर्थात लेबर 20 सम्मेलन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा, जो कि 41वें वह मौजूदा राज्यपाल है बिहार के। चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा
160 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के चौथे संस्करण के तहत राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बाद क्रमशः तीसरा अवार्ड किस राज्य को मिला? तो आपको ध्यान रखना, संयुक्त रूप से बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला। हालांकि ये जानकारी थोड़ी इसमें पहले भी हमने आपको दिया था, यहाँ पर शायद ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। जून 2023 में किस तिथि को पटना और रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ, जो कि बिहार व झारखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन है? तो राइट आंसर होगा 27 जून 2023 को इसकी शुरुआत हुई है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, वंदे भारत ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से या फिर T18 के नाम से जाना जाता था। 2018 में यह बनकर पहली बार तैयार हुआ था, इसीलिए यह नाम दिया गया था। लेकिन इसमें संशोधन करते हुए अब इसे नाम दिया गया है वंदे भारत ट्रेन। 162 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार का खेता, कढ़ाई या फिर कला, खबरों में बताएं कि किस वर्ष इस कला को यूनेस्को ने अपनी सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था? राइट आंसर होगा वर्ष 2022 में। अच्छा, यहाँ पर जो अभी हमने आपको जानकारी दिया था L20 अर्थात श्रम 20 के बारे में, जो कि राजधानी पटना में भी हाल में 22 और 23 जून 2023 को आयोजित हुआ। तो यहाँ पर इस सम्मेलन में जो भी अतिथि शामिल हुए थे उन्हें बिहार की संस्कृति और कला से सम्मानित किया गया। उसी में एक कला था खेता कला या फिर खेता कढ़ाई, और इसी को लेकर ये प्रश्न बना है। इसको जो सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया यूनेस्को की, ये वर्ष 2022 में। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी होता है कि ये कला किस जिले से संबंधित है या फिर कहाँ से संबंधित है? तो मूल रूप से इसका जो कार्य होता है इस कला का, वो किशनगंज जिला में होता है। किशनगंज जिला के शेरशाहबादी मुस्लिम महिलाओं के द्वारा इसका कार्य किया जाता है। ये प्रश्न है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार इस वर्ष 2023 में कितनी रोजगार अर्थात नियोजन मेला आयोजित करने का निर्णय लिया? तो राइट आंसर होगा 37 अर्थात 37। हालांकि इसमें से कुछ आधा से अधिक आयोजित हो भी चुका है, आधा से अधिक जो है वो आयोजित हो चुका है। नेक्स्ट 164 नंबर प्रश्न है कि किस शहर के तर्ज पर पटना में 1 जुलाई से लेकर 15 अगस्त 2023 तक स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया था? तो राइट आंसर होगा इंदौर शहर के तर्ज पर। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 165 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर प्रश्न है कि बिहार की राजधानी पटना में कहाँ मिलेट अर्थात बाजरा या फिर मोटे अनाज महोत्सव का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर होगा ज्ञान भवन पटना में। अच्छा, इससे पहले भोजपुर में आयोजित हुआ था फरवरी और मार्च के दौरान, ये भी हमने आपको बताया था। अभी हाल में ज्ञान भवन पटना में यह मिलेट महोत्सव या फिर मिलेट अर्थात मोटे अनाज को लेकर जो महोत्सव आयोजित हुआ है, यहाँ पर यह आयोजित हुआ है। मिलेट को ही हिंदी में बाजरा कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसे कि हम लोग मोटे अनाज भी अगर संबोधित करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगला प्रश्न है 166 नंबर की, हाल ही में अनुराग वर्मा को पंजाब का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, और ऐसे में बताएं कि वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव कौन है? तो बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव है आमिर सुबहानी, जो कि सिवान के रहने वाले हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं कि अप्रैल 2023 में उद्यान निदेशालय भारत सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार लीची और मशरूम के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है या फिर बिहार कौन से स्थान पर है? तो इस आधार पर बिहार प्रथम स्थान पर है लीची और मशरूम उत्पादन में, ठीक है। और वहीं पर कुछ अन्य कैटेगरी है, जैसे कि आलू उत्पादन में तीसरे स्थान पर, आम और शहद के उत्पादन में चौथे स्थान पर, और केला उत्पादन में बिहार अब 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न है कि जल शक्ति मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी फीसदी अर्थात कितनी प्रतिशत जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण के चपेट में है? इस प्रकार का रिपोर्ट जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा पहली बार जारी किया गया भारत में। और बिहार के संदर्भ में बात करें तो 49.8% जो जल स्रोत हैं वो सूखे और अतिक्रमण की चपेट में है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इस तरह के डेटा आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल शक्ति मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जल स्रोतों की संख्या कितनी है? तो जल स्रोतों की संख्या जो है ये 45,793 है, और इसमें से 95.7% ये ग्रामीण क्षेत्र में है, महज 4.3% शहरी क्षेत्र में है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है। अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्रालय की 2022 पर आधारित हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विदेश जाने में बिहार का कौन सा जिला सबसे आगे है? तो राइट आंसर होगा गोपालगंज। क्रमशः इसके बाद जो जिला है वो है सिवान और पटना। 171 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के मोती झील में पहली बार 10वीं राष्ट्रीय सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित हुई है? तो राइट आंसर होगा पूर्वी चंपारण। और इस प्रतियोगिता में बिहार को महिला कैटेगरी में स्वर्ण पदक मिला है। महिला कैटेगरी में, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यही जानकारी यहाँ पर दिया गया है कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोती झील में पहली बार आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में किस वर्ग में बिहार को गोल्ड मेडल मिला? तो महिला वर्ग में बिहार को गोल्ड मेडल मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में पटना में इट राइट मिलेट मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री द्वारा किया गया था। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री कौन है? तो समीर कुमार महासेठ बिहार के उद्योग मंत्री हैं। हालांकि इससे पहले बिहार के उद्योग मंत्री कौन थे? तो बिहार के उद्योग मंत्री थे सैयद शाहनवाज हुसैन। नेक्स्ट पॉइंट है कि 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FM कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 2023 में
बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? अच्छा, एफएम शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। एफएम जो है इसका पुराना होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इसके 9 एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन अभी हाल में किया गया और ये 9 स्थान कौन-कौन से हैं बिहार के, वो भी जानकारी हमने आपको दिया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर एनटीपीसी कांटी मुजफ्फरपुर को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर होगा एनटीपीसी कांटी को पूरे देश में 10वां स्थान मिला है प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर। अगला 176 नंबर प्रश्न है कि बिहार की किस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी जो कि सहरसा की रहने वाली है, इन्हें मिसेज बिहार 2023 का खिताब से सम्मानित किया गया है या फिर इन्होंने अपने नाम किया है? तो पटना यूनिवर्सिटी की ये प्रोफेसर है इंग्लिश डिपार्टमेंट की, जो कि बीएन कॉलेज में कार्यरत है। ये भी हाल ही में कर सकते हैं सहरसा की है, जो अभी हाल ही में मिसेज बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया है। 177 नंबर प्रश्न है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात एनजीटी ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने पर बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर मई 2023 में कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो राइट आंसर होगा 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया एनजीटी की तरफ से बिहार सरकार पर। रीजन यही है कि तरल और ठोस कचरे जो होते हैं या फिर जो कचरा होता है उसका प्रबंधन वैज्ञानिक रूप से नहीं किया गया, इसीलिए ये जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मई 2023 में आई रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? अच्छा, लेबर हब की बात करें तो मई 2023 में जो रिपोर्ट आई है इसके आधार पर बिहार दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको एक भी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, जो रिपोर्ट आई थी मई 2023 में रोजगार मंत्रालय की, तो इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार का कौन सा 2 जिला लेबर हब में क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर है या फिर कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो पूर्वी चंपारण इसमें पहले स्थान पर है और वहीं पर दूसरे स्थान पर है मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 180 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट या फिर एक आंकड़े के अनुसार बिहार में शिक्षा वाले स्कूलों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? तो ये हो गई 99%। पूरे राज्य की यहाँ पर बात हो रही है और सर्वाधिक शिक्षा वाले स्कूल है पूर्वी चंपारण में। अच्छा, यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, ये शिक्षा वाले स्कूल आखिर क्या होते हैं? दरअसल यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, वैसे स्कूल या फिर वैसे विद्यालय जहाँ पर लड़के व लड़कियाँ एक साथ बैठकर मतलब शिक्षा ग्रहण करते हो, एक साथ सम्मिलित तौर पर, उसे ही शिक्षा वाले स्कूल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस अन्नी अभिषेक रेड्डी को मई 2023 में पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा तेलंगाना हाईकोर्ट। अगला प्रश्न है कि चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार सरकार कृषि से जुड़ी विकास कार्यों पर करीब 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। बताएं कि बिहार में पहला कृषि रोड मैप कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था वर्ष 2008 में। अच्छा, यहाँ पर जो हमने पटना हाईकोर्ट की चर्चा की, तो हालांकि इसको लेकर हमने जानकारी ऑलरेडी आपको दे ही दिया है कि 44वें मुख्य न्यायाधीश अभी है पटना हाईकोर्ट के कृष्णन विनोद चंद्रन, और उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को एक बार फिर से नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा मिला है। बताएं कि किस वर्ष इसका नेशनल स्टेटस का दर्जा छिन गया था? तो 2005 में ये दर्जा छिन गया था। हालांकि इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 2002 में हुई थी। अब स्थापना के 3 वर्ष बाद ही ये दर्जा छिन गया था। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि 16 मई 2023 को विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया गया, और बताएं कि हाल ही में किस स्थिति से बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू है? इसकी जानकारी ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं 1 अप्रैल 2023 से, जो कि 2028 तक ये संचालित होगी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि मई 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने के संदर्भ में कौन सा जिला सबसे आगे है? तो बिहार में सबसे अधिक काम मनरेगा के तहत जो मिलता है वो जमुई जिला में दिया जाता है। इस रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर मुंगेर और तीसरे स्थान पर गया रहा। जबकि राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना 31वें स्थान पर, जबकि सबसे अंतिम वो 38वें स्थान की बात करें तो खगड़िया इसमें सबसे अंतिम स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है कि मई 2023 में आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 19-20 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम हो गया है? तो 19 जिलों को लेकर ये रिपोर्ट आई थी। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य सरकार बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाएगा, जिसको लेकर वहां से मई 2023 में वहां के अधिकारियों की एक टीम बिहार के जीएसटी मॉडल को देखने के लिए पटना आया था? तो राइट आंसर होगा राजस्थान। अच्छा, बिहार ने बल्कि भारत में जीएसटी किस तिथि को लागू हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है। यहाँ पर आज के इस वीडियो का मैं आपसे यही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि भारत में आधिकारिक तौर पर जीएसटी कब लागू हुई थी? हालांकि अगर हम बात करें पूरे विश्व की तो पहली बार 1954 में फ्रांस में जीएसटी लागू हुआ था, लेकिन हम यहाँ पे भारत के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो ये प्रश्न है कि किस राज्य के कला संस्कृति और युवा विभाग को किन्नर महोत्सव के क्षेत्र में ट्रांसजेंडरों अर्थात किन्नरों के सामाजिक समावेश के लिए पहल करने के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर होगा बिहार।